नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं करनाल से। करनाल जेल में बंद 23 साल की श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर की जेल से रिहाई का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें आज जमानत दे दी है। इससे पहले 2 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। पिछले महीने की 12 तारीख को ट्रेड यूनियन के प्रदर्शन के दौरान हरियाणा के सोनीपत के कुंडली से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नवदीप पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, चोरी, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि जबरन उगाही के आरोपों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। अपनी याचिका में नवदीप ने गिरफ्तारी के दौरान थाने में बुरी तरह पिटाई का आरोप लगाया है। हालांकि हरियाणा पुलिस इसे पूरी तरह खारिज कर रही है। FIR नंबर 25 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदीप कौर को बेल ग्रांट कर दी है। उसमें हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में ये कहा है कि 307 के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सो देयरफॉर उस चीज़ के ऊपर देयर इज़ नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। देयरफॉर हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड कि उसकी उसे बेल ग्रांट कर दी गई है एंड विद अ रिस्ट्रेंट की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। सिर्फ एक ये चीज़ मेंशन की है उसमें। इस बीच हरियाणा सरकार ने नवदीप कौर के साथी, जो उनके साथी गिरफ्तार हुए थे, शिव कुमार, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके तथ्य काफी चौंकाने वाले हैं। बाएं हाथ और दाहिने पैर में फ्रैक्चर के अलावा शिव कुमार के शरीर पर कई जख्म हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जख्म धारदार हथियार के हमले से हुए हैं। जख्म 2 हफ्ते से ज्यादा पुराने बताए गए हैं। शिव कुमार को नवदीप कौर की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद यानी 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद पुलिस लॉकअप में बुरी तरह पिटाई का दावा पुख्ता हो रहा है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली चंडीगढ़ से हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। गजाली, 2 चीजें हुई हैं। पहली बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नवदीप कौर को जमानत मिल गई है, जिसको लेकर के हरियाणा पुलिस लगातार निशाने पर थी। क्या कुछ कहा गया कोर्ट में? नवदीप कौर ने कहा कि उनके ऊपर थाने में पिटाई की, पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों के क्लैरिटी के लिए ये समझें कि आज 2 पिटीशन थी। एक बेल की है, जिसमें नवदीप कौर उस केस की बेल अप्लाई कर रही थी जिसमें उनके ऊपर धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हैं, और दूसरा सुओ मोटो केस है जो हाई कोर्ट ने एनोनिमस कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया है, जिसमें कहा गया था कि इनको इल्लीगली कथित तौर पर बिना किसी केस के डिटेन किया गया या रखा गया है। तो आज जो सुनवाई हुई है वो सिर्फ बेल प्ली पे हुई है। जो दूसरी है कि इनके साथ मारपीट हुई है या नहीं हुई है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गई है और उसकी सुनवाई जो है अब अगले महीने होगी। आज के धारा 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर वाले मामले में बेल प्ली सुनते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि इस स्टेज पर ये मेकआउट नहीं किया जा सकता, ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं सही हैं या फिलहाल नहीं है, उस ग्राउंड्स पर इनको बेल दी गई है। जो दूसरी है कि इनके साथ मारपीट हुई है या नहीं हुई है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से सबमिट कर दिया गया है, लेकिन अब उसकी सुनवाई जो है वो अगले महीने होगी। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे केस में चाहे शिव कुमार के साथ मारपीट या वो मेडिकल रिपोर्ट जो आपने कोट किया या नवदीप कौर की मेडिकल रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्ट्स को कोर्ट में सबमिट होने के बाद कोर्ट ने इनके इंजरीज पे अभी तक कमेंट नहीं किया है। शिव कुमार की जो इंजरीज हैं या जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसके बाद कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था पिछली सुनवाई में 24 तारीख को कि इनको जो है प्रॉपर मेडिकल केयर दिया जाए, जिसपे हरियाणा सरकार ने कहा था कि अगर जरूरत होगी तो इनको अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। लेकिन 24 की सुनवाई के बाद शिव की मेडिकल रिपोर्ट, उनको केयर के लिए सोनीपत के अस्पताल ले जाया गया, वहां उनको प्लास्टर भी किया गया, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया गया। अब इन दोनों इंजरीज की रिपोर्ट्स पे सुनवाई जो है, एक शिव की सुनवाई जो है मार्च में है, नवदीप के इंजरीज की रिपोर्ट की सुनवाई अप्रैल में है। जी गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया। गजाली बता रहे थे कि अब नवदीप की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। रुख करते हैं मुंबई का। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास से एक संदिग्ध गाड़ी मिलने से सनसनी फैल गई है। इस गाड़ी में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। गाड़ी की पहचान भी कर ली गई है। उस पर नकली नंबर प्लेट लगी थी और इसे विक्रोली इलाके से चुराया गया था।
कल मुकेश अंबानी के घर के नजदीक एक लावारिस गाड़ी मिली थी जिसमें जिलेटिन की कुछ छड़ें मिली थीं। जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी से एक चिट्ठी और कुछ नंबर प्लेट भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये गाड़ी चोरी की है। एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें एक व्यक्ति एक दिन पहले रात 1 बजे के करीब वहां गाड़ी खड़ी करता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सुनील सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? क्या पुलिस ने अब तक किसी की पहचान की है और अभी किस दिशा में जांच चल रही है? सौरभ, मुंबई पुलिस की 10 टीमें लगी हुई हैं, लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। उसमें कुछ जो टीमें हैं जो सीसीटीवी अलग अलग जगहों से खंगालने में, उन्हें जमा करने में लगी हैं। एक टीम फॉरेंसिक एविडेंस जमा कर रही है और बाकी चीजें जो है एनालिसिस कर रही हैं। तो अब तक की जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो स्कॉर्पियो कार वहां पर लावारिस छोड़ दी गई थी जिसमें जिलेटिन के स्टिक मिले थे, वो स्कॉर्पियो कार मुंबई में ही विक्रोली से चुराई गई थी तकरीबन 8 दिन पहले। उसके चेसिस नंबर वगैरह खराब करने की कोशिश की गई थी ताकि असली मालिक तक न पहुंचा जा सके, लेकिन पुलिस ने उस असली मालिक की भी पहचान कर ली है और उसका बयान भी ले लिया है। लेकिन चूंकि ये चुराई गई थी तो अब किसने चुराया था उसकी तलाश की जा रही है। दूसरी कार हमने सीसीटीवी में हमने देखा है कि इनोवा कार उसके पीछे थी। वो इनोवा कार की भी पहचान कर ली गई है और वो पता चला कि ठाणे से चुराई गई थी। उनके अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी से फुटेज मिले हैं जिसमें कि स्कॉर्पियो कार में जो बैठा जो चला रहा था उसका भी एक फुटेज मिला है, लेकिन क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है तो मास्क पहना हुआ है और हुडी है सर पे, तो उससे उसकी पहचान की फिलहाल कोशिश की जा रही है। इस पूरे हिसाब से देखा जा रहा है कि कौन हो सकता है इसके पीछे। मुकेश अंबानी को इसके पहले भी कुछ धमकियां मिली थी, उन धमकियों के फाइलों को भी खोला जा रहा है और उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कहीं उनसे जुड़े तो लोग हैं। अभी तक ये कौन हो सकता है इसका पता नहीं लग पाया और पुलिस इस पर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जांच कर रही है। उसका कहना है कि काफी कुछ सबूत मिल रहे हैं जिनको जोड़कर वो जो उसके पीछे जो लोग भी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जो जिलेटिन स्टिक मिली है उसके बारे में अब तक ये पता चल पाया है कि वो मिलिट्री ग्रेड की नहीं थी, बल्कि खदान में या फिर इस तरह के निर्माण कार्यों में जब खोदने के लिए जब लगता है उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। लेकिन ये कहाँ से आई है ये देखा जा रहा है। वैसे प्राथमिक तौर पर पता चला है कि शायद नागपुर से ली गई है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। मुंबई से ये अगली खबर। अभिनेता ऋतिक रोशन को मुंबई पुलिस ने समन किया है पूछताछ के लिए। उन्हें समन कंगना रनौत से जुड़े एक ईमेल के मामले में किया गया है। ऋतिक को कल पेश होने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने उन्हें बुलाया है। 2016 में ऋतिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई उनकी फर्जी आईडी बनाकर उनकी तरफ से कंगना रनौत से बातचीत कर रहा था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कंगना ने दावा किया था कि उन्हें ये मेल आईडी ऋतिक की ओर से ही दी गई थी और दोनों 2014 से ही बात कर रहे थे। इस मामले में पुलिस की तरफ से कंगना और उनकी बहन के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं और ऋतिक के फोन और लैपटॉप की जांच भी हुई है। अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उनके खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई थी जिसको लेकर के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल दायर की थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अपर्णा और सीरीज के प्रसारण और निर्माण से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ देश भर में कई मामले दर्ज कराए गए थे। अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्र बहुसंख्यक लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। ब्रेक के बाद देखिए बिहार के मोकामा में कहां हुई ट्रेन में फायरिंग। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन पर बेखौफ अपराधियों ने कल रात उपासना एक्सप्रेस में जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों के निशाने पर एक साइबर अपराधी कुणाल शर्मा था।
जिसे पटना के बेऊर जेल से सियालदा जेल ले जाया जा रहा था। इस बीच घात लगाए अपराधी मोकामा स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए और सियालदा ले जाए जा रहे अपराधी पर फायरिंग कर दी। हालांकि अपराधी बच गया और गोली नवल किशोर नाम के गार्ड को लग गई। इसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। 3 राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपी मोकामा में ही उतरकर फरार हो गए। घायल गार्ड को क्यूल स्टेशन पर उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। इस वारदात के बाद आरपीएफ और रेलवे पुलिस वारदात की जांच में जुट गई है। बस लास्ट अति समय में उधर से इधर आ गया कि उसमें सेफ नहीं रह पाएंगे, ज्यादा आदमी ही इधर आ गया। अब इधर आ गया तो हम लोग तो भागे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पटना से आ रहे थे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? जहाज। हमारे साथ बात करने के लिए पटना से मनीष जी हैं। मनीष, कैसे ये घटना हुई? क्या अभी तक पता चल पाया है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी? और रेलवे स्टेशन पर तो चेकिंग होती है, स्टेशन पर घुसने से पहले मेटल डिटेक्टर होता है, कैसे ये लोग रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गए? देखिए, ये जो पूरा जो हत्या का प्रयास था, ये जेल से ही इसकी पूरी साजिश रची गई थी और जो जिनके इशारे पर साजिश रची गई वो लोग भी आइडेंटिफाइड हैं। ये सुपारी किलिंग एक तरह से था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सारे सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कि ये बात साफ होती है कि बिहार में जो अभी फिर रनिंग ट्रेनों में एक बार फिर आपराधिक घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और जो राज्य पुलिस है, क्योंकि ये जो रनिंग ट्रेन में सुरक्षा का पूरा जिम्मा होता है वो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी के ऊपर होता है और कहीं ना कहीं ये उनके फ्रंट पर जो है एक बहुत बड़ी चूक रही है। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। बिहार से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उन्नाव में पिछले हफ्ते 2 लड़कियों की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई थी खेत से जब वो चारा काटने गई थी। पुलिस ने अब पुष्टि की है कि इनकी मौत केमिकल से हुई थी। एफएसएल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। उन्नाव के एसपी के मुताबिक इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन किया गया है। 17 फरवरी को उन्नाव के बाबूहारा गांव में मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करने गई 3 लड़कियां खेत में मिली थीं। बाद में इनमें से 2 की मौत हो गई थी, जबकि एक का इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में कल रात चेकिंग के दौरान अलीगढ़ पुलिस का कुछ बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। फिलहाल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अलीगढ़ के एसएसपी के मुताबिक बदमाशों ने चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए, लेकिन इनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। दोनों बदमाश हाथरस के रहने वाले हैं और कई वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश किया है और फायरिंग करते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागा था। उसके बाद मोटरसाइकिल फिसल गया। वो गिरने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की। बाद में पता चला है वहां पे 2 लोग चोट लगी पैर पे गोली लगने से और बाकी 2 लोग साथ में आ रहा था, उन लोग भाग गया है और पुलिस को कॉम्बिंग से तलाशी लिया, वो नहीं मिल पाए। बाकी दोनों का पता क्या है, जांच में पता चला है इन लोग हाथरस जनपद का है। अब रुक करते हैं देश के अपराध जगत की दूसरी खबरों की ओर। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस ने एक ट्रक में 800 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत बाजार में 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा एक ट्रक में कटहल के बीच छुपा कर ले जाया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस ट्रक का मालिक मलकानगिरी पुलिस का ही एक कांस्टेबल निकला, जो खुद ही ट्रक चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई एयर कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर एक यात्री से बड़ी संख्या में सऊदी अरबी करेंसी, रियाल और अमेरिकी डॉलर जब्त किया है। बरामद करेंसी की भारतीय मुद्रा में कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। ये व्यक्ति दुबई जा रहा था। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।